आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम रेज। दोस्तों आज के ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो पे मैं लेके आया हूँ वर्क असिस्टेंट के प्रिपरेशन के लिए मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे आ सकते हैं। सो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। दोस्तों आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल क्वेश्चन पर नंबर पहली 1 बार आए है हैं तो 300 मीटर के पुल को बनाने के लिए कितने खंभों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक खंभों के बीच की दूरी 12.5 मीटर है। दोस्तों वीडियो सपोज हमें एक पुल बनाना है जिसकी लंबाई क्वेश्चन पे कितनी बताई गई है 300 मीटर है। ठीक है, यानी कि पुल की लंबाई कितनी है 300 मीटर है। इस 300 मीटर के पुल को बनाने के लिए कितने खंभों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक खंभों के बीच की दूरी कितनी है 12.5 मीटर है। यानी कि इन दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी है 12.5 मीटर है। तो क्वेश्चन पे हमें बताना है कि इस पुल को बनाने के लिए इस टाइप के कितने खंभे लगेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पुल की लंबाई दी गई है तो पुल की लंबाई कितनी है 300 मीटर। ठीक है, अब इन दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी है 12.5 मीटर। इन दोनों का आपस में भाग लगा के एक को जोड़ दिया जाता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ एक बात का याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ एक को जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 300/12.5/1। तो आप सभी लोग इसे सॉल्व करें, तो आप सभी लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा 3000/125 + 1। हमने जो यहाँ पे दशमलव था, दशमलव की जगह हमने यहाँ पे क्या कर दिया 0 कर दिया। तो आप सभी लोग इसे काटे तो कितना आ जाएगा 25 पंचे 125 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 एकम 25, 5 बचा, 25 दूनी 50 और यहाँ पे कितना बचा 0 बचा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 को 20, 24 + 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 24 + 1, तो कितना आ जाएगा आंसर 25 आ जाएगा। यानी कि 300 मीटर के पुल को बनाने के लिए 25 खंभों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर है। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि आपको इस क्वेश्चन पे ज़रा सा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी ने 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में ले लेता है तो उसका उत्तर 24 आता है, तो सही उत्तर कितना होना चाहिए हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो मेरा आप सभी लोग से सबसे पहले क्वेश्चन यह है कि जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो आप सभी लोग का सीधा सा जवाब रहेगा, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाज्य। ठीक है, तो हमने मान लिया कि भाज्य x है। अब क्वेश्चन पे बोला है कि एक विद्यार्थी को 36 से भाग देना चाहिए, लेकिन उसने गलती से किससे भाग दे दिया 63 से भाग दे दिया, तो उसका उत्तर कितना आता था 24 आता था। यानी कि इस संख्या में उसको 36 से भाग देना चाहिए, लेकिन उसने किससे भाग दे दिया 63 से भाग दे दिया, तो उसका उत्तर कितना आ रहा था 24 आ रहा था। तो हमें क्या करना है, सही आंसर का पता लगाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सही उत्तर के लिए आप सभी लोग क्या करें, यहाँ पे तिर्यक गुणा करा दें। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x = 63 × 24। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, सही उत्तर के लिए हम क्या करेंगे, जो पहले वाली संख्या है मतलब 36 है ना, यहाँ पे इस 36 का यहाँ पे हम भाग लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे 36 का भाग लगा देना है। तो आप सभी लोग इसे सॉल्व करें, तो हम यहाँ पे 12 से काट दें तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, 12 36 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 एकम 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 21। अब 21 और 2 का आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चीनी की कीमत में 10% की कमी होती है तो 1116 रुपये में एक गृहिणी 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम कितना नुकसान होगा हमें ज्ञात करना है।
चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम पे काफ़ी बार पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे कैसे इसे सॉल्व करेंगे आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या बोला है, 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है यदि चीनी की कीमत में 10% की कमी आती है। तो सिंपली बस यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1116 में हम 6.2 किलोग्राम का भाग लगा देंगे और यहाँ पे कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 10% की कमी हुई। तो यहाँ पे हमने 10 का गुणा करा दिया। तो यदि हम दशमलव यहाँ पे हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1116 इंटू 10 बटे 62 इंटू 10। तो यहाँ पे से 10 कट गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1116 बटे 62। यदि हम 1116 में 62 का भाग दे देंगे तो 18 इसका राइट आंसर कहला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ घोड़ों और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आदमियों में आधे घोड़ों के स्वामी अपने घोड़े के पीठ पर सवार हैं और शेष घोड़ों को आगे से पकड़कर चल रहे हैं। यदि भूमि पर चलने वाले कदमों की संख्या x हो तो उनमें कितने घोड़े हैं हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि उसमें कितने घोड़े हैं, x घोड़े हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने घोड़े की संख्या को माना है, घोड़े की संख्या को हमने माना है x, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे लिख देते हैं आदमियों की संख्या। तो हमने आदमियों की संख्या को भी हमने मान लिया है x है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, भूमि पर चलने वाले कदमों की संख्या। क्वेश्चन पे यह बोला ना, भूमि पर चलने वाले कदमों की संख्या। तो भूमि पर किसके किसके कदम रहेंगे, घोड़े के भी रहेंगे और आदमी के भी रहेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे घोड़ों के पैरों की संख्या प्लस आदमियों के पैरों की संख्या, टोटल मिला के क्वेश्चन पे कितने बताए गए हैं, 100 है। क्वेश्चन पे यही बोला है ना, भूमि पर चलने वाले कदमों की संख्या कितनी है, 100 है। यानी कि घोड़े के पैरों की संख्या और आदमी के पैरों की संख्या कितनी है, 100 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप सभी लोग बताएं घोड़े के कितने पैर होते हैं। तो आप सभी लोग को जवाब रहेगा कि घोड़े के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, ठीक है। और घोड़े की संख्या को हमने क्या माना था, x मांगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4x। इसी प्रकार से आप सभी लोग बताएं आदमी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, आदमियों में आधे घोड़े के स्वामी अपने पीठ पर सवार हैं और शेष घोड़े को आगे ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे उसका आदमियों का आधा कितना हो जाएगा, आदमियों की संख्या को हमने क्या माना था, x माना था, उसका आधा कितना होगा, x/2, ठीक है। आई होप आप सभी लोग को इतनी इक्वेशन आप सभी लोग को समझ आ गई होगी। चलिए तो फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4x प्लस 2 इंटू x/2 बराबर 100। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 तो यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4x प्लस x बराबर 100। यदि हम 4x में x को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। 5x बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। उनमें से कितने घोड़े हैं, 20 घोड़े हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 वॉशिंग मशीन में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचा। इनमें से एक पर 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर 10% की हानि हुई। तो पूरे सौदे में उसे क्या प्राप्त हुआ हमें ज्ञात करना है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था। आई होप आप सभी लोग से यह क्वेश्चन बनता होगा। चलिए तो फिर इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप सभी लोग एक बात याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पे हमेशा हानि होती है, ठीक है। जहाँ पे एक बार लाभ होता है और दूसरी बार हानि होती है, यहाँ पे हमेशा हानि होती है। और उसके लिए एक फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, हानि प्रतिशत बराबर उभयनिष्ठ लाभ
या हानि, उभयनिष्ठ लाभ या हानि और इसका होल स्क्वायर रहता है। ठीक है, उभयनिष्ठ लाभ व हानि का होल स्क्वायर बटे 100। ठीक है, आई होप आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे फॉर्मूले पे। तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे उभयनिष्ठ लाभ व हानि हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है 10 और यहाँ पे भी 10 है, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है उभयनिष्ठ लाभ व हानि। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर, तो हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आप सभी लोग बताएंगे। तो आप सभी लोग का जवाब रहेगा 10 का हम स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 100 में यदि हम 100 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि उसे 1% की हानि हुई। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 आदमी 60 घरों को 120 दिन में पेंट करें तो 5 आदमी 30 घरों को कितने दिन में पेंट करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप आप सभी लोग से यह क्वेश्चन आता होगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, बस उसी फार्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, m/d बटे w। आप सब लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे m, d और w का मतलब क्या होता है। तो m का मतलब क्या होता है मैन या फिर वुमेन भी हो सकता है। यदि यहाँ पे पूछ लेता 10 महिलाएं तो यहाँ पे वुमेन हो जाता है। ठीक है, तो m का मतलब क्या होगा मैन या वुमेन, d का मतलब क्या होगा डेज यानी कि दिन, और w का मतलब क्या होगा वर्क, वर्क का मतलब क्या होगा काम। ठीक है, तो बस इसी सीक्वेंस पे अपने को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है 10 आदमी 60 घरों को 120 दिन में पेंट करना है। तो यदि हम यहाँ पे m लिख दिए, डेज कितनी है 120 दिन है, और यहाँ पे कितने घर को पूरा कर रहा है यानी कि काम कितना है 60 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 60। अब उसी सीक्वेंस पे क्वेश्चन पे क्या बोला है 5 आदमी 30 घर को कितने दिन में पेंट करेंगे, यानी हमें यहाँ पे दिनों की संख्या को ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया कि x दिन में पूरा करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 इंटू कितने दिन को माना हमने x दिन हमने माना है, और कितने घर को पूरा करना है 30 घर को पेंट करना है। तो आप सभी लोग बताएं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब बस आपको सिंपल यहाँ पे इसे सॉल्व कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे 30 एकम 30, 30 दूनी 60, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 5 से 5 यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 120 दिन, यानी कि 5 आदमी 30 घर को 120 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर की दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है और आगे की तरफ 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। उसी क्षण एक सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछा करता है, तो बताइए चोर को वह सिपाही कितने समय में पकड़ लेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन पे हमें क्या ज्ञात करना है, समय को ज्ञात करना है। तो आप सभी लोग बताएं समय का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप सभी लोग का सीधा सा जवाब रहेगा समय का फॉर्मूला रहता है दूरी बटे चाल। तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे दूरी कितनी है, तो यहाँ पे क्या बोला है 500 मीटर की दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है। तो यहाँ पे दूरी कितनी आ गई 500 मीटर, और यहाँ पे चाल कितनी कितनी हो गई, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जो भी बड़ी चाल है। तो यहाँ पे बड़ी चाल कितनी है सिपाही की चाल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिपाही की चाल माइनस चोर की चाल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम सिपाही की चाल माइनस चोर की चाल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा समय बराबर कितना आ जाएगा 500 मीटर बटे सिपाही की चाल कितनी थी 20 थी, और चोर की चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि हम इन दोनों की चाल को आपस में घटा देते हैं तो कितने आ जाता है 500 मीटर बटे 5। दोस्तों आप सब लोग देखेंगे यहाँ पे सब कुछ किलोमीटर प्रति घंटे पे है। ठीक है, यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटे पे है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे पे, लेकिन यहाँ पे 500 मीटर दिया गया है। तो हम क्या करते हैं जो 500 मीटर है इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब हम इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा समय बराबर 0.500 किलोमीटर बटे 5। दोस्तों हम क्या करते हैं अब
दशमलव को हटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 500/5 इंटू 1000 आ जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद कितने जीरो हैं, कितने अंक है, 3 अंक है, तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100। अब 2 जीरो यहाँ पे काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे काट देते हैं, तो समय कितना आ गया 1/10। तो यहाँ पे समय कितना आ गया, समय आ गया 1/10 यानी कि 0.1 घंटा। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों का मूल्य क्रमशः 13:11:7 है। इनमें से 50 पैसे के कितने सिक्के हैं हमें ज्ञात करना है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे माना 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य क्रमशः कितना कितना है 13x 11x और 7x है। ठीक है ना, अनुपात तो यही दिया है ना, 13 11 और 7 है। तो हमने मान लिया कि 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य कितना है 13x है, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है 7x है और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य है 7x है। आई होप आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या को ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। दोस्तों अभी हमने जो निकाला था वह सिक्कों का मूल था, लेकिन हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, सिक्कों की संख्या निकाल रहे हैं। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी 13x आ जाएगी, क्योंकि 1 रुपये जो है तो रुपये में कन्वर्ट है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई 13x हो गई। अब यहाँ पे हम 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, आप सभी लोग बताएं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो आप सभी लोग बताएंगे कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी। तो आप सभी लोग सबसे पहले ये बताएं कि जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 50 पैसा और यहाँ पे हम लिख दिया 1 रुपये। आप सभी लोग को बताना है कि 50 पैसे में किस संख्या का गुणा कराया जाए कि वह 1 रुपये बन जाए। 1 रुपये यानी कि 100 पैसा। ठीक है, तो आप सभी लोग को सीधा सा जवाब रहेगा, यदि हम 50 पैसे में 2 का गुणा करा देते हैं तो 1 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी हमने निकाला था 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना था 11x था। यदि हम इसमें 2 का गुणा करा देंगे तो यह रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 22x आ जाएगा। इसी टाइप से 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना था 7x था। ठीक है, तो अब आप सभी लोग फिर से बताएंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 25 पैसा और इसे हमें रुपए में कन्वर्ट करना है, तो हम 25 पैसे में किस संख्या का गुणा कराएं कि यह 1 रुपये बन जाए। तो आप सभी लोग का सीधा सा जवाब रहेगा, यदि हम 25 पैसे में 4 का गुणा करा देते हैं तो वह 1 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 7x इंटू 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 28x। ठीक है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 13x आ गई, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 22x आ गई और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 28x आ गई। अब क्वेश्चन पे इन सिक्कों की वैल्यू कितनी बताई गई है 378। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 13x प्लस 22x और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 28x बराबर 378। आप सभी लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे 13, 22 और 28 कैसे लिखा। तो हमने बताया था 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है या 50 पैसों के सिक्कों की संख्या है और जो ये है तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या है। और क्वेश्चन पे इन सभी की वैल्यू कितनी बताई गई है 378 बताई गई है। तो आप सभी लोग इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60x बराबर 378। तो आप सभी लोग बताएं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 378/63। तो 378 में यदि जब हम 63 का भाग दे देते हैं तो कितना आ जाता है 6 आ जाता है। आप सब लोग इसे भाग दे दीजिएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6। क्वेश्चन पे हमें क्या बोला है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। और बताया था क्वेश्चन पे मैंने क्या बताया था
50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या मैंने आपको बताया था 22x थी, ठीक है ना। तो 22 इंटू 6, 22 में यदि हम 6 का गुणा करा देते हैं तो कितना आ जाता है? 132 आ जाता है। कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टंकी को एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। तो बताइए भरी टंकी का सारा जल इस छेद से निकलने में कितना समय लगेगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3.5 घंटे लिखा हुआ है, तो 3.5 घंटे को हम किस टाइप से लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पे 3.5 घंटे लिखे हैं, 3.5 घंटे को हम किस किस टाइप से लिख सकते हैं? तो 3.5 घंटे को हम लिख सकते हैं 3 सही 1/2, और 3 सही 1/2 को हम क्या लिखेंगे? 7/2 घंटे, ठीक है। आई होप आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पंप द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग, हमने यहाँ पे क्या लिखा है? पंप द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग। 1 घंटे में कितना पानी भरा जाता है? यहाँ पे टोटल कितने घंटे में भर रहा है? 3 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/3 भाग, ठीक है। अब इसी टाइप से हम क्या लिखेंगे? पंप प्लस छेद होने के कारण 1 घंटे में भरा गया भाग। तो पंप प्लस छेद होने के कारण 1 घंटे में भरा गया भाग कितना होगा? 3.5 घंटे लगता है, और 3.5 घंटे को हम क्या लिख सकते थे? अभी हमने बताया था 7/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका अपोजिट आएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2/7 भाग। आई होप आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि छेद होने के कारण निकासी भाग, यानी कि हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? छेद होने के कारण 1 घंटे में टंकी से कितना पानी निकल जाता है। तो इसे कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1/3 माइनस 2/7 कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में कितना पानी भर रही है विद्युत पंप? 1/3 भर रही थी, और टंकी में छेद होने के कारण कितना समय लग रहा था? 2/7 लग रहा था, अभी मैंने निकाल के बताया था। तो यदि हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यानी कि 1/21 आ जाएगा, ठीक है। छेद होने के कारण निकासी भाग कितना आ जाएगा? 1/21 आ जाएगा। तो अभी हमने निकाला था टंकी में छेद होने के कारण 1 घंटे का निकासी कार्य। तो निकासी कार्य कितना आया था? निकासी कार्य या भाग भी लिख सकते हैं। तो कितना आ गया था? 1/21 आया था, इतना ही आया था ना, 1/21 आया था। तो हमें बताना है भारी टंकी का सारा जल छेद से निकलने में कितना समय लेगा। आप सभी लोग बताएं, कार्य और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना। तो यहाँ पे कार्य आया है 1/21, तो समय कितना आ जाएगा? समय आ जाएगा 21 घंटे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भारी टंकी का सारा जल छेद द्वारा निकलने में 21 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको इस क्वेश्चन पे ज़रा सा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्षों का ब्याज 2/5 होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? हमने मान लिया कि वह मूलधन x है, ठीक है। तो ब्याज कितनी हो जाएगी? तो ब्याज हो जाएगी 2/5x हो जाएगी। क्वेश्चन पे तो यही बोला गया है कि जो मूलधन है ब्याज का 2/5 गुना है। तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? हमें यहाँ पे दर को ज्ञात करना है, और समय तो यहाँ पे दिया ही है। समय कितना दिया है? 10 वर्ष दिया है। आप सभी लोग बताएं दर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि दर का फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय, यही होता है ना। तो बस इसी फॉर्मूले में आप सब लोग वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ब्याज कितनी है? ब्याज है 2/5 x इंटू 100 बटे मूलधन कितना था? x था, और समय कितना था? समय था 10 वर्ष था,
तो 1 0 से 1 0 यहाँ पे 1 कट गया, x से x ये कट गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/5 इंटू 10 और यहाँ पे 1 रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 × 5 5 दूनी 10 और 2 और 2 का आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि दर कितनी आ जाएगी, दर आ जाएगी 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है, 9:7 है, तो इसकी परिमिति कितनी होगी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया कि माना आयत की लंबाई कितनी है 9x है और चौड़ाई कितनी है 7x है। आप सभी लोग आयत का क्षेत्रफल बताएं, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई यहाँ पे कितनी है 9x है और चौड़ाई कितनी है 7x है, और आयत का क्षेत्रफल क्वेश्चन पे कितना दिया गया है 252 सेंटीमीटर। तो 9 और 7 का आपस में गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 7 63x², और यहाँ पे कितना रहेगा 252 तो रहेगा ही। तो आप सभी लोग 252 में जब 63 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो जब आप 252 में 63 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, आप सभी लोग बताएं। तो जब आप 252 में 63 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ पे x² रहेगा, तो x बराबर √4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो आप सभी लोग बताएं आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, आयत की लंबाई हो जाएगी 9 × 2 = 18 और चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी 7 × 2 = 14। ठीक है, आयत की लंबाई कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई आ जाएगी 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, आयत की परिमिति यानी कि परिमाप निकालना है। तो आप सभी लोग बताएं आयत का परिमाप क्या होता है। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई होता है, यही होता ना, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू लंबाई कितनी है 18 और चौड़ाई कितनी है 14 है। तो आप सब लोग इन्हें जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 18 और 14 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू 18 और 14 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ गया था 32 आ गया था, और 2 में यदि 32 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, यानी कि जो आयत की परिमिति है कितनी है 64 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बताना है कि 1045 अंश का मान कितना होता है। आप सभी लोग सोचिए और इसके आंसर को बताएं। तो बहुत ही ईजी है, 1045 अंश का मान होता है 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। यदि मैं यहाँ पे पूछ लेता 1060 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मिलियन किसके बराबर होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। मैंने आपको बताया था 10 लाख किसके बराबर होता है, 10 लाख होता है 1 मिलियन के बराबर। ठीक है, उसी टाइप से 10 मिलियन किसके बराबर होगा, 1 करोड़ के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। आप सभी लोग सोचें और इसके आंसर को बताएं। तो बहुत ही सिंपल है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आप सभी लोग बताएंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण और दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 5:7 था। तो दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी हमें ज्ञात करना है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना 7 वर्ष पहले, हमने मान लिया कि 7 वर्ष पहले अरुण की आयु क्या रही होगी, 7 वर्ष पहले अरुण की आयु रही होगी 5x। ठीक है, हमने मान लिया कि 7 वर्ष पहले अरुण की आयु रही होगी 5x। ठीक है, और दीपक की आयु क्या रही होगी, 7 वर्ष पहले दीपक की आयु रही होगी 7x। दोस्तों यहाँ पे 7 वर्ष पहले की बात हो रही है।
ठीक है, 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो आप सभी लोग बताएं वर्तमान में इनकी आयु क्या होगी। तो इनकी वर्तमान में आयु होगी, अरुण की क्या होगी, अरुण की होगी 5x + 7 और दीपक की होगी 7x + 7। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या बोला था, 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 5:7 था। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि माना 7 वर्ष पहले अरुण की आयु रही होगी 5x और दीपक की आयु रही होगी 7x। ठीक है, ये 7 वर्ष पहले की बात हुई है। तो वर्तमान में कितनी होगी, यदि हम 7 वर्ष पहले की आयु में 7 को जोड़ देते हैं तो वर्तमान आयु प्राप्त हो जाती है। तो अरुण की वर्तमान आयु क्या होगी, 5x + 7 और दीपक की वर्तमान आयु होगी 7x + 7। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, अरुण और दीपक की वर्तमान आयु में 14 का अंतर है, यानी कि इन दोनों की आयु में 14 का अंतर है। तो हम क्या करते हैं, दीपक की आयु से अरुण की आयु को घटा देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दीपक की वर्तमान आयु माइनस अरुण की वर्तमान आयु, इनमें कितने का अंतर है, 14 का अंतर है। तो दीपक की वर्तमान आयु क्या थी, 7x + 7, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, और अरुण की वर्तमान आयु क्या थी, 5x + 7, और यहाँ पे 14 तो लिखा ही है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आप सभी लोग बताएं। तो यहाँ पे आ जाएगा 7x + 7 माइनस 5x - 7 बराबर 14। ठीक है, तो इसमें जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x बराबर 14। ठीक है, जो 7 है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 7। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। और हमें क्वेश्चन पे क्या बोला है, दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दीपक की वर्तमान आयु, दीपक की वर्तमान आयु को हमने क्या माना था, दीपक की वर्तमान आयु को हमने माना था 7x + 7। ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ से हमें पता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 × 7 + 7। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 × 7 = 49 + 7। तो 49 में 7 को हम जब जोड़ देते हैं तो कितना आएगा आप सभी लोग बताएं। तो 7 में जब हम 49 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 56 वर्ष। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जाम रेज, आप सब लोग देख सकते हैं। मेरे फेसबुक ग्रुप का नाम है एग्जाम रेज और मेरे इंस्टाग्राम ID का नाम है एग्जाम रेज। आप सब लोग इन प्लेटफॉर्म से जुड़ के इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इन सभी प्लेटफॉर्म पर मैं रेगुलर क्विज़ेस कराता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आपको एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे इस मेल पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।